Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12. So आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं फूड चेन और फूड वेब। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर द सेक ऑफ लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे तैयार करना है। सो आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि फूड चेन क्या होती है और फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर बेशुमार फूड चेन्स इकट्ठी हो जाएं तो फूड वेब बनता है, तो वो क्या होता है, आखिर क्या वजह है फूड वेब बनने की, आखिर क्या वजह है कि फूड वेब बहुत ज़्यादा स्टेबल एनवायरनमेंट जनरेट करता है। इन तमाम चीज़ों को सीखने के लिए आइए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्ट करने जा रहे हैं फूड चेन एंड फूड वेब। अगर हम फूड चेन की बात करें तो फूड चेन के बारे में हम कह सकते हैं कि बेसिकली एन इंटरेक्शन among living organisms on the base of eating food। फूड की बेस पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उस रिलेशनशिप को, उस इंटरेक्शन को हम फूड चेन कहते हैं। याद रखिएगा फूड चेन हमारे पास हमेशा एक लीनियर ऑर्डर है। इट्स द लीनियर ऑर्डर बाय विच एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स flow between living organisms। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दरमियान एक ऐसा लीनियर रिलेशन, एक ऐसा स्ट्रेट लाइन रिलेशन जिसके दौरान एनर्जी को ट्रांसफ़र किया जाए, फूड को ट्रांसफ़र किया जाए, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र किया जाए, फूड चेन कहलाता है। अब इस फूड चेन के अंदर याद रखिएगा हम बात करते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में कम्युनिटीज़ हैं, डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स हैं। जब डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं तो वो डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हम हमेशा कहते हैं कि बेशुमार इंट्रैक्शंस हैं। अगर वो इंट्रैक्शंस ऑन द बेस ऑफ फूड है तो वो हमारे पास फूड चेन का मैकेनिज्म कहलाता है। आइए ज़रा फूड चेन को हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास यहाँ पर ग्रास है, सो वी हैव ग्रास हेयर, सो ग्रास। अब ग्रास पे फीड करने के लिए मैं कहता हूँ जी, सपोज़ कर लीजिए यहाँ पे एक एनिमल आ गया जिसे हम बोलते हैं ग्रास होपर। अब सपोज कर लीजिए इसको फीड करने के लिए इसके ऊपर आ गया एक एनिमल जो कि है रैट, और रैट पे फीड करने के लिए एक ऑर्गेनिज्म आ गया, सपोज कर लीजिए जो कि है स्नेक। तो ये मेरे पास एक लीनियर ऑर्डर है, एक लीनियर रिलेशन है। अब इसमें हर लेवल इंडिविजुअल का जो होगा, ईच लेवल इन फूड चेन, याद रखिएगा उसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एज trophic level। So each level which is occupied by a specific organism in the food chain is called as trophic level। अब अगर हम बात करें ग्रास की, so it will be at T1 first trophic level। अगर हम बात करें ग्रास होपर की, so it will be at T2 second trophic level।
रैट की बात करें, इट विल बी एट T3, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, एंड द लास्ट वन इज T4। तो हमारे पास यहां पे 4 ट्रॉफिक लेवल बनते हैं। याद रखिएगा, एक सिंपल, जब हम बात करते हैं फूड चेन की, सो मैक्सिमम हमारे पास जो ट्रॉफिक लेवल होंगे वो होंगे 4 और 5। 4 से 5 के दरमियान ट्रॉफिक लेवल होते हैं, इससे ज्यादा ट्रॉफिक लेवल नहीं होते। और याद रखिएगा, जितने ज्यादा बड़े ट्रॉफिक लेवल होंगे, जितने ज्यादा ट्रॉफिक लेवल होंगे, उतनी एनर्जी कम आगे ट्रांसफर होगी। ठीक है जी। सो लार्जर नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल, या आप ये बोल लीजिए लार्जर द फूड चेन, it leads to low energy transmission। जितना फूड चेन बड़ी होगी, जितनी फूड चेन बड़ी होगी, उतनी एनर्जी कम जो है वो आगे ट्रांसफर हो रही होगी। अब अगर हम बात करें इससे ऑनवर्ड, अगर इकोसिस्टम के अंदर चलें, तो जो मैंने एक सिंपल सा यहाँ पे मैकेनिज्म लिखा है या एक लीनियर ऑर्डर लिखा है, हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता। मैंने कहा ग्रास होपर ने खाया, ग्रास होपर को रैट ने खाया, तो ज़रूरी नहीं है रैट ग्रास होपर को ही खाए। ऐसा भी हो सकता है इसके पास कोई और फूड का सोर्स हो, ये किसी और फूड पर डिपेंड कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास जो सांप है, ये रैट के अलावा सपोज कर लीजिए किसी और चीज़ को खा रहा है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी, फ़र्ज़ कर लीजिए ये हमारे पास जो है वो फ्रॉग को खा रहा है, तो इसके पास बेशुमार फूड के और भी क्या होंगे, रिसोर्सेज होंगे, क्योंकि एक इकोसिस्टम के अंदर बेशुमार ऑर्गेनिजम्स हैं। सो एक ऑर्गेनिज्म कभी भी किसी एक ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं कर रहा होता, वो मल्टीपल टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है फॉर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि फूड का मतलब सर्वाइवल है। फूड होगा तो सर्वाइव होगा। तो इस तरह जब मल्टीपल हमारे पास जो है वो फूड के रिसोर्सेज होते हैं, तो तब हमारे पास एक नई टर्म इंट्रोड्यूस होती है जिसे हम बोलते हैं फूड वेब। सो फूड वेब के बारे में कहा जाता है, इट्स द combination of many food chains। बेशुमार फूड चेन्स के कॉम्बिनेशंस को हम क्या बोलते हैं, फूड वेब बोलते हैं, जब बेशुमार हमारे पास फूड चेन्स इन्वॉल्व हो जाएं। सो यहां पे हमारे पास मेन काज क्या है, बिकॉज one organism always depends upon multiple food resources। क्योंकि हमेशा एक ऑर्गेनिज्म जो होता है वो इकोसिस्टम में अपने आप को सरवाइव करवाने के लिए बेशुमार फूड रिसोर्सेज के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। आइए ज़रा फूड वेब को समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने आपके सामने एक फूड वेब सिंपल सा स्केच किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें मेरे पास ये जो ग्रास है, प्रोड्यूसर, ये मेरे पास T1 है और इसे हम हमेशा बोलते हैं प्रोड्यूसर। ये जो मेरे पास रैट है, सो ग्रास को कौन खा रहा है, रैट।
ये मेरे पास होगा T2 और इसे मैं बोलूंगा प्राइमरी कंज्यूमर, और इसको आगे जो है वो फीड कर रहा है आउल, सो इट विल बी एट T3 स्टेज और इसे मैं बोलूंगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और इसको आगे फीड कर रहा है डॉग, सो इट विल बी एट T4 स्टेज, और इसके लिए हम टर्म यूज करेंगे टर्शरी कंज्यूमर। इसी तरह अगर मैं इस डायरेक्शन में चलूं तो ग्रासेस के ऊपर फीड कर रहा है रैबिट, सो इट विल बी एट T2 स्टेज। तो अब ये मेरे पास क्या होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, और जब रैबिट को फीड कर रहा है डॉग, देन डॉग विल बिकम सेकेंडरी कंज्यूमर, और वो हो जाएगा एट T3 स्टेज, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। इसी तरह जब हम बात करते हैं ग्रास को जो है वो फीड कर रहा है बीटल, सो बीटल विल बी एट T2 स्टेज, और इसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। तो इस तरह जब हम बात करेंगे कि बीटल के ऊपर फीड कर रहा है आउल, तो तब ये T3 पे आ गया, और जब हम बात कर रहे हैं रैबिट के ऊपर फीड कर रहा है फॉक्स, तो ये भी T3 पे आ गया। तो इस तरह हमारे पास ये जो एक वेब सा बन रहा है, दिस वन इज कंसीडर्ड एज फूड वेब। अब इसमें आप गौर कीजिए कि रैबिट के ऊपर आउल भी फीड कर रहा है, डॉग भी फीड कर रहा है, और फॉक्स भी क्या कर रहा है, फीड कर रहा है। अगर हमारे पास, मैं कहता हूं सपोज कर लीजिए ग्रास बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी, तो इसके ऊपर जो है वो पलने वाले रैट्स भी ज़्यादा होंगे, आउल भी ज़्यादा होंगे। या इधर आ जाइए, मैं कहता हूँ सपोज कर लीजिए अगर ग्रासेस बहुत ज़्यादा हैं तो रैबिट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और अगर रैबिट्स बहुत ज़्यादा होंगे तो आउल भी बहुत ज़्यादा होंगे हमारे पास, डॉग्स भी बहुत ज़्यादा होंगे, और फॉक्स भी बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ सपोज कर लीजिए मेरे पास रैट किसी बीमारी की वजह से ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आउल मर जाएगा, बल्कि उसके पास अल्टरनेटिव जो है वो फूड के रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। वो बीटल पे भी जो है वो डिपेंड कर रहा है, वो रैबिट पे भी डिपेंड कर रहा है। तब ये क्या करेगा, तब ये कोशिश करेगा रैबिट को जो है वो एज ए फूड यूज़ करना शुरू कर दे, या ये कोशिश करेगा बीटल को एज ए फूड क्या करना शुरू कर दे, यूज़ करना शुरू कर दे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फूड वेब के अंदर, सो मोर easy for an individual to survive. एक इंडिविजुअल के लिए सर्वाइव करना ज्यादा आसान हो जाता है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक हमारे पास स्टेबल मैकेनिज्म है, हाईली स्टेबल, जहां ऑर्गेनिजम्स के लिए सरवाइव करना जो है वो ज़्यादा इजी होता है, क्योंकि उनके पास अल्टरनेटिव फूड के रिसोर्सेज होते हैं। अब जब हम बात कर रहे थे ग्रास से रैबिट, रैबिट से डॉग, तो ये एक अलग फूड चेन थी। जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैबिट, रैबिट से आउल, आउल से डॉग, तो ये एक अलग फूड चेन है। जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, तो ये एक अलग फूड चेन है। जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैट, रैट से आउल, तो ये एक अलग फूड चेन है। तो ये मल्टीपल्स हमारे पास फूड चेन्स हैं। तो जब मल्टीपल फूड चेन्स हैं तो यही हमने डेफिनेशन में क्लियर किया था कि जब हमारे पास मल्टीपल फूड चेन्स होती हैं तब हमारे पास क्या बनता है, फूड वेब बनता है। तो इकोसिस्टम के अंदर कभी भी फूड चेन डेवलप नहीं होती, बल्कि फूड वेब डेवलप हो रहा होता है,
और वो ज़्यादा स्टेबल होता है और वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कि वो वहाँ पे सरवाइव करे। अब जब हम बात कर रहे हैं इस फूड चेन की, ग्रास से रैबिट, रैबिट से डॉग, तो पहला लेवल हमेशा किसका है? ग्रास का। और जब हम बात कर रहे हैं ग्रास से रैबिट, रैबिट से फॉक्स, तब पहला लेवल किसका है? ग्रास का। ग्रास से बीटल, बीटल से आउल, आउल से डॉग, वंस अगेन लेवल किसका है हमारे पास? पहला, ग्रास का। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी कोई फूड चेन डिस्कस करेंगे, हमेशा प्रोड्यूसर्स ऑलवेज एट T1 स्टेज, फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल होगा वो हमेशा जो है वो प्रोड्यूसर्स होंगे हमेशा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि ईच फूड चेन, ईच और एवरी फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम प्रोड्यूसर्स। तो हमेशा फूड चेन जो है वो कहाँ से शुरू होती है? प्रोड्यूसर से, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो एनर्जी का मेन रिजर्वायर है, जो एनर्जी का मेन सोर्स है, वो हमेशा प्रोड्यूसर्स होते हैं और उनके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होती है। सो इस तरह हमने इस लेक्चर को कंप्लीट किया। अगर हम इस लेक्चर की इम्पॉर्टेंस को देखें तो ये लेक्चर हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे इसको प्रिपेयर करना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव के भी पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं। मिसाल के तौर पे एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसके अलावा फूड चेन की डेफिनेशन या फूड वेब की डेफिनेशन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी पूछी जा सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो MCQ है कि ट्रॉफिक लेवल ऑलवेज स्टार्ट, फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, तो वो हमेशा क्या होगा? प्रोड्यूसर होगा। होप सो आपको समझ आया होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।